आज के इस विराट जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के जुझारू, कर्मठ, संवेदनशील और समाज से जुड़े हुए ऐसे हमारे राज्य के अध्यक्ष सम्माननीय संजय बंडी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, तरुण चुग जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी, डी के अरुणा जी, हमारी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, पी मुरलीधर राव जी जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, श्री सुधाकर रेड्डी जी जो तमिलनाडु के इंचार्ज हैं, श्री एटला राजेंद्र जी, श्री गरिकापति मोहन राव जी, श्री जी विवेक जी, श्री ए पी जितेंद्र रेड्डी जी, श्रीमती विजय शांति जी, श्री इंद्रसेन रेड्डी जी, मनोहर जी, श्री जी प्रेंद्र रेड्डी जी, कुमारी बंगारू श्रुति जी, हमारे प्रदीप कुमार जी, धर्मपुरी अरविंद जी हमारे एमपी और सोयन बाबू राव जी, यहां मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे नौजवान साथी, देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो ओरुगल्लू गड्डा वारंगल प्रजालाकू ना नमस्कारम। मित्रों, आज मुझे वारंगल में आने का मौका मिला है और भद्रकाली मंदिर के दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। इस पवित्र धरती पर, इस पवित्र स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो इस पवित्र धरती को, क्रांतिकारी की धरती को, कला से जुड़ी हुई धरती को और काकतीय साम्राज्य के मां भद्रकाली जो वहां की कुल देवता भी हैं, ऐसे धरती को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी मेरे बाद क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए हमारे नेतागण आपसे बहुत सी बातें बड़े तफसील से करेंगे और वो आपके सामने सारी बातें विकास के दृष्टि से रखेंगे। लेकिन आज मुझे तीसरे फेज का, इस यात्रा का, जो प्रजा संग्राम यात्रा है, उसके समापन कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि प्रथम चरण में आपने 36 दिनों की यात्रा संजय बंडी जी ने की, 438 किलोमीटर आप चले और लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स और 19 विधानसभा के इलाके में आपने लोगों के साथ अपना जुड़ाव बनाया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि दूसरे चरण में आप लगभग 31 दिन आपने पदयात्रा की और आपने 383 किलोमीटर की यात्रा की। लगभग 9 क्षेत्रों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से होते हुए आपने 5 जिलों को टच करने का प्रयास किया। वहां की यात्रा से आप जुड़े और तीसरे में आप लगभग 325 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए आप लगभग 5 जिलों से होते हुए आज यहां वारंगल में आए हैं और ये तीसरे चरण का समापन है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने और आपके नेतृत्व में जनता से जुड़ने का ये कार्य, ये जो आपने जनता के साथ अपना संपर्क बनाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों,
जब हम यात्रा की बात करते हैं तो ये यात्रा किस लिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यात्रा? इस यात्रा का मकसद है कि जिस तरीके से टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति और केशव चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना को एक अंधेरे में ढकेल रही है, उससे निजात दिला करके यहां फिर से उजाला हो, विकास हो, नई कहानी लिखी जाए, इस संकल्प को लेकर के हम चले। और जब हम ये कहते हैं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे। आज मैं यहां आया हूं तो मुझे पता चला कि मेरे आने के पहले इस ग्राउंड का परमिशन रोक दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। मुझे बताया गया कि रात के 12 बजे कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा हमें यहां का परमिशन मिला है। मुझे बताया गया कि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो हमारा स्वागत नहीं हो सकता है, क्योंकि धारा 144 केसीआर की सरकार ने, ये अंधेरी सरकार, यह जनता विरोधी सरकार, इस सरकार ने धारा 144 लगा दिया है। जब मैं निकल रहा था तो जगह जगह पर जहां मेरा स्वागत होना था वहां भी धारा 144 लगा दी गई थी। मित्रों, जब मैं दूसरे चरण के भी यात्रा में आया था, जब संजय बंडी को अरेस्ट किया गया था तो मैं उनको छुड़ाने के लिए आया था, तो उस समय भी मुझे एयरपोर्ट पे कहा गया था कि कोरोना का प्रोटोकॉल के तहत हम आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देंगे। ये कैसा तेलंगाना राज्य बन गया है? प्रजातंत्र को ताक पर रख करके जिस तरीके से केसीआर आप ये सरकार चला रहे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में तेलंगाना की जनता आपको घर में बैठाएगी और भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के आएगी, इसको समझना। मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये तेलंगाना जहां निजामों ने राज किया, उसके अंतिम निजाम थे जिनका नाम था नवाब मीर उस्मान अली खान। ये अंतिम तेलंगाना के नवाब रहे जिन्होंने तेलंगाना में राज किया। और इनका अंतिम फरमान क्या था? अंतिम फरमान था गश्ते निशान 53। गश्ते निशान 53। इसका मतलब था कि तेलंगाना में कोई भी जनसभा नहीं कर सकता है, कोई भी बिना परमिशन के कोई भाषण नहीं दे सकता है, कोई स्कूल नहीं खोल सकता है, कोई लाइब्रेरी नहीं खोल सकता है, कोई अखबार नहीं चला सकता है, कोई जनसभा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे मीर उस्मान साहब अली खान ये भूल गए कि ये फरमान उनका अंतिम फरमान था। और मैं आज के निजाम केसीआर को बताना चाहता हूं, तुम्हारा भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स ये अंतिम फरमान होगा, इसके बाद तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी। ये नए निजाम आ गए हैं और नए निजाम का क्या कहना? मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, मैं पीछे भी आया था जहां मैं एक तरफ बताता हूं कि आदरणीय मोदी जी के राज में विकास की झड़ी लगी है, विकास का कार्यक्रम चल रहा है। मैं यहां आज आया हूं, मुझे याद है कि खम्मम से मैं जा रहा था तो ककातिया मेडिकल कॉलेज के बारे में उस समय धर्माराव जी ने, हमारे मुरलीधर राव ने, हमारे संजय बंडी जी ने कहा कि इस हॉस्पिटल की बुरी हालत है। और मैंने उसी समय मोदी जी के आशीर्वाद से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 120 करोड़ रुपए उसी समय हमने सैंक्शन किए थे। विकास की अनेकों कहानियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे ये युवा सशक्तिकरण हो,
चाहे गांव का विकास हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, गरीबों के पेट में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो, फिर चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, और फिर चाहे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो। आज किसानों को ताकत देने का काम, महिलाओं को ताकत देने का काम, युवाओं को ताकत देने का काम, समाज में दलित, वंचित, पीड़ित को ताकत देने का काम, अगर ये काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन जब मैं यहां की बात करता हूं तो मुझे दुख भी होता है। अभी मुझे बताया गया कि जब 11 जिलों में फ्लड्स आए तो केंद्र ने 377 करोड़ रुपए एलोकेट किए, 377 करोड़ रुपए, और 188 करोड़ रुपए उसमें से रिलीज किए। लेकिन कोई भी मदद केसीआर के द्वारा इन पैसों से जनता की नहीं की गई, उनकी अनदेखी की गई। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब केसीआर के भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो मुझे यह बताते हुए दुख भी होता है कि केंद्र ने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में 3,982 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में स्टेट तेलंगाना को दिया, लेकिन अभी तक तेलंगाना का राज्य सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया है। ये सारे आंकड़े मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि एक तरफ विकास के लिए प्रधानमंत्री जी तेलंगाना की जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं केसीआर फंड्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं, और फंड रिलीज कर रहे हैं तो डाइवर्ट कर रहे हैं, जनता को नहीं दे रहे हैं। इस बात को भी हमको याद रखना होगा। मित्रों, मैं बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे नेता जहां स्कीम्स का नामकरण भी बदल रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार का पैसा लेकर के अपने नाम पर स्कीम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, मैं एक बात यहां आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि एक बहुत स्ट्रगल के बाद तेलंगाना राज्य आया है। सब लोगों ने मेहनत की थी, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी रही जिसने सबसे पहले तेलंगाना राज्य का समर्थन किया था और तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए अपना योगदान किया था। वी वर द फर्स्ट। काकानाडा रिजोल्यूशन, ये काकीनाडा रेजोल्यूशन उस समय हम लोगों ने किया था, और आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से होने चाहिए, आंध्र और तेलंगाना, ये बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले सालों में तेलंगाना को नीचे दिखाने का प्रयास केसीआर के द्वारा हुआ है, ये तेलंगाना की जनता कभी उनको माफ करने वाली नहीं है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी कई बार चर्चा होती है और मैं भी उसको चर्चा में हमेशा लाता हूं, और वो चर्चा इस बात की होती है कि हमने विकास के दृष्टि से यहां पर हर तरीके से स्कीम्स को आगे बढ़ाने का काम किया था। यहां पर जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया, जहां उसमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, आज 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात हो रही है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कालेश्वरम ये केसीआर का एटीएम बन गया है, और ये पैसा बनाने का मशीन बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आपको याद होगा, उन्होंने 2 बेडरूम हाउसेस की बात की थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और हमारे रूरल, ये दोनों स्कीम्स, ग्रामीण का भी और शहर का भी, दोनों ही स्कीम्स को एक तरीके से ताक पर रख दिया है, उसके भी विकास को रोक दिया है। इस तरीके से यहां पर काम चल रहा है, जिसको हमको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। मित्रों, हर तरीके की बात जब मैं कहता हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि केसीआर ने कहा था
कि हम सितंबर में लिबरेशन डे मनाएंगे। आज वो भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि मजलिस के कारण आज उनके दबाव में आकर के जिन रजाकारों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिनके खिलाफ, निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और जब लिबरेशन डे तेलंगाना की मनाने की बारी आई तो केसीआर उसको भूल गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाएंगे और लिबरेशन डे हम मनाएंगे, सरकारी तौर पर मनाएंगे। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, अगर हम विकास के दृष्टि से बात करें तो जितनी भी स्कीम्स हैं, जिन स्कीम्स को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, उसको केसीआर रोकने का प्रयास कर रही है। आज ये लाखों करोड़ के घाटे में चलने वाला प्रदेश बन गया है। जो प्रदेश विकास के लिए छलांग लगाने वाला प्रदेश था, वह आज विकास से वंचित हो गया है। यहां भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की आग यहीं तक नहीं रुकी है। भ्रष्टाचार की आवाज और उसकी सेक दिल्ली तक पहुंची है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हर तरीके से भ्रष्टाचार। क्या ऐसी सरकार को आप रहने देंगे? क्या ऐसी सरकार को आप रहने देंगे? क्या आप मानते हैं ना कि केसीआर भारतीय जनता पार्टी से घबरा गया है? घबरा गया है? आपने दुबाका में धमाका किया था कि नहीं किया था? आपने हुजूराबाद में हुजूर को नीचे लगाया था कि नहीं लगाया था? और राजेंद्र हेटला को जिताया था कि नहीं जिताया था? अब अगली बार आपने सारे तेलंगाना में आपने इनको धमाका देना है, इनको घर बैठाना है और कमल खिलाना है। इस बात के लिए हमको काम करना है। मित्रों, आपको हमारे वरिष्ठ साथी बहुत सी बातें कहेंगे और वो डिटेल में बताएंगे। आज किसी कारणवश मुझे जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे बात करने की इच्छा जाहिर की और आपने मेरी इच्छा को सुना है। आपने मेरी बात को बहुत गहराई से सुना है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप जाइए, तेलंगाना की जनता आपका इंतजार कर रही है। घर घर में कमल खिलाइए, उनको संदेश दीजिए, इस भ्रष्टाचारी तानाशाही सरकार को उखाड़ने का आह्वान कीजिए। जनता आपके साथ है। और एक बात समझ लीजिए कि ये गश्ते निशान 53, इस तरीके के ऑर्डर निकालने वाले नया निजाम, ये इसका अंतिम ऑर्डर होगा। इसके बाद ये घर बैठेंगे और आपको तेलंगाना की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए इसको आप पूरी ताकत से आगे बढ़ाएं। इतना ही कहता हुआ आप सबसे न चाहते हुए भी विदा लेता हूं। फिर आऊंगा और फिर गहराई से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना।